नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया और नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशुतोष चतुर्वेदी है। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। पहली खबर विदेश से, चीन से, क्योंकि चीन के एक शहर में ऐसा तूफान आ गया जो अपने साथ सब कुछ उड़ाकर ले गया। एक वेयर हाउस में रखा सामान ऐसे उड़ा मानो आसमान में परिंदे उड़ रहे हों। इस तूफान को कांगजोउ बवंडर नाम दिया गया है क्योंकि तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही चीन के कांगजोउ शहर में मचाई है। इस बवंडर ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया है। तूफान की जद में जो कुछ आया कागज की तरह आसमान में उड़ने लगा। जमीन पर जो कुछ था आसमान में गर्दिश करने लगा। चीन में ऐसा बवंडर आया जो अपने साथ जमीन पर रखी हर चीज उड़ा ले गया। एक ऐसा शक्तिशाली टोर्नाडो जो कांगजाओ के एक वेयर हाउस में रखे बक्सों और प्लेट्स को अपने साथ ले गया। आसमान में नजारा घंटों देखा गया। तूफान इतने तेज था कि वेयर हाउस की छतें और दीवार तार तार हो गई। बवंडर की जद में बिजली के खंभे, आसपास मौजूद गाड़ियां भी आई। कई इलाकों की बिजली तक गुल हो गई। लोगों के घरों को नुकसान हुआ। जानकार इसे जलवायु परिवर्तन का साइड इफेक्ट बता रहे हैं। कांगझाऊ की पहचान चीन की औद्योगिक नगरी के तौर पर होती है, जहां वेयर हाउस के भरमार है। बताया जा रहा है कि इस तूफान की जद में आने से 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं। मौके पर पहुंची टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया है। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल का दोहरा शतक पूरा हो गया है। पहले टेस्ट में शतक और दूसरे टेस्ट में दोहरा शतक। बिल्कुल, बतौर कप्तान किसी भारतीय का इंग्लैंड में ये पहला दोहरा शतक है। और खास बात ये है कि देखिए, इसको कहते हैं कप्तानी पारी, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी और दूसरे टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी। विकास, तीसरा टेस्ट मैच अगर हुआ तो क्या होगा? हमारे सहयोगी विमल जुड़ गए हैं। विमल, तीसरे टेस्ट में तो लगता है कि तिकड़ी मार देंगे। सबसे पहले तीसरा टेस्ट तो दूर की बात है। अभी तो सबसे पहला ये है कि इस टेस्ट को जीतना बहुत ज़रूरी है। और कप्तान गिल की जो टीम प्लेइंग 11 है या टीम मैनेजमेंट का जो प्लेइंग 11 है, उसको लेकर कई सारे सवाल थे। सिर्फ रिकॉर्ड के लिहाज से देखें तो इससे पहले जो बड़ा 1990 में 1990 में, मतलब बहुत साल हो गए, 35 साल पहले, अब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 189 का स्कोर, 179 का स्कोर किया था वहाँ पे हाईएस्ट। तो ये पहला दोहरा शतक है। बताया जाता है सुनील गावस्कर के बाद करीब 40-45 साल बाद ये दोहरा शतक लगा है इंग्लैंड में। तो बहुत मायनों से, रिकॉर्ड के लिहाज से तो है। शुभमन गिल के लिहाज से भी आप देखिए, वनडे में उनकी डबल सेंचुरी है। 5 साल से वो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। 34वां ये जो टेस्ट है उसमें उनकी डबल सेंचुरी आई है। बड़ी बात ये भी है कि उनके जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वो 96% से ज़्यादा पहले दिन सही रहे हैं। तो बहुत ही ज़रूरी वक्त पे बहुत ही अहम शतक है उनका, अहम डबल सेंचुरी है उनकी। बिल्कुल, कैप्टन शुभमन गिल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। विमल, आपका धन्यवाद। तो खेल के मैदान से तो बेहतरीन खबर आ गई विकास, लेकिन इधर उत्तरकाशी उत्तराखंड में क्या हो रहा है? उत्तरकाशी में गंगा और यमुना खतरनाक रूप दिखा रही है। कहीं पानी पुल को छू रहा है तो कहीं घरों में घुसने को बेकरार है। जी हाँ, ऐसे हालात में लोग बहुत परेशान हैं और प्रशासन की चुनौतियां भी काफी बढ़ चुकी हैं। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। शायना चट्टी में यमुना नदी पर बने इस पुल को देखिए। ऐसा लगता है कि बाढ़ का पानी बहुत जल्द इसे अपनी जद में ले लेगा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ऊपर पुल है और नीचे नदी का उफान खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। दोनों नदियां गदर ढा रही हैं। निचले इलाकों के इस मकान को देखिए। पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है। निचले इलाकों में दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं। रात भर यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में रह रहे हैं। इस सड़क का हाल देखिए। रास्ता कीचड़ से ढक चुका है। आवाजाही हो रही है लेकिन बहुत संभल के। ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनास गांव के पास का नजारा है। करीब 25 मीटर सड़क धंस गई है। उत्तरकाशी की ये 6 तस्वीरें बताने को काफी है कि लोग किन हालात से जूझ रहे हैं। उस पर बादलों का बरसना रुक नहीं रहा। साफ इशारा है कि मौसम से जुड़ी चुनौतियां आने वाले समय में और बढ़ेगी। देखिए, तो पहाड़ों पर आसमानी आफत बरस रही है। रुद्रप्रयाग में खतरा काफी बढ़ रहा है। अलकनंदा नदी उफान पर है इस वक्त। पानी लगातार बरस रहा है और उसके साथ ही साथ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट।
अलकनंदा लबालब दिख रही है। इन्हीं मकानों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि नदी का पानी घरों में कभी भी दाखिल हो सकता है। जरा पानी के बहाव पर नजर तो डालिए, डर सा लगता है जैसे अलकनंदा सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। बात यही नहीं खत्म होती, मुसीबत शुरू हो गई है। निचले रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, लोगों के घर डूब गए हैं। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जितना सामान निकाला क्योंकि डर भी लग रहा थोड़ा बहुत, छोटे बच्चे भी अपने साथ। सारा सामान कहाँ निकाल पाते हैं, हर साल का ये नियम है। इधर नुकसान हुआ आपको? लगभग 50-60 हजार का तो हर साल का एक छोटा मोटा मान के चल लो। अभी बारिश का पूरा मौसम बचा है। शुरुआती महीनों में ये हालात हैं तो आगे की फिक्र भी जरूरी है। केरल में मानसून के बादल मेहरबान है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। एक वीडियो बहुत वायरल है। आखिर क्या हुआ था सड़क पर, पूरी खबर बहुत जल्द देखिए। मौसम की चुनौतियों से बेपरवाह ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था। कदम आगे बढ़े लेकिन पानी में छुपे गड्ढे ने खेल बिगाड़ दिया। पानी की परेशानी सबके लिए है। सड़क के गड्ढे हर किसी के लिए मुसीबत का सबब है, ये अंजाम तो होना ही था। समाज में ख्याल करने वाले लोग भी हैं, मुश्किल में अनजान भी मदद को आगे बढ़ते हैं। पास खड़े एक व्यक्ति ने पुलिस वाले की मदद की। एक शेर है कि किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है। तस्वीरें वायरल हैं, लोग आदतन चटखारे ले रहे हैं। बात हंसने और हंसाने की नहीं है, मसला गंभीर है। सवाल उन पर है जिन पर इन सड़कों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे हालात सिर्फ केरल के नहीं, देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो विकास का नगाड़ा पीटने वालों पर सवाल खड़े करती हैं। देखिए, देश का आधा हिस्सा बार बारिश के साए में है इस वक्त, और कुछ लोग सैलाब से टकराने की जरूरत कर रहे हैं। कई बार यह हिमाकत बहुत भारी पड़ती है, फिर भी सबक नहीं लिया जाता। उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। राजस्थान के जालौर में एक कार सैलाब में फंस गई और ड्राइवर की जान पर बन आई। इसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। कार के अंदर ड्राइवर है और गाड़ी पुल के नीचे आ चुकी है। कार सैलाब के साए में है। पानी का तेज बहाव उसे बहा ले जाने को बेचैन है। यहां एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 8 से 10 लोग कार को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का वेग उनकी कोशिशों पर पानी फेर रहा है। राजस्थान के जालौर से आई इस तस्वीर में लापरवाही भी है और सैलाब से टकराने की हिमाकत भी है। कार को बहता देख कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। एक पुलिसकर्मी ने भी हिम्मत जुटाई और बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन कार पानी में गुम हो गई। जालौर के वंधर नदी में तेज बहाव के बीच एक इको कार ड्राइवर ने नदी पार करने की गलती की और फंस गया। अच्छी खबर यह है कि लोगों की मदद से उसे दोबारा जिंदगी मिल गई। देखिए, मध्य प्रदेश से खबर है क्योंकि कई जिलों में बारिश का हाहाकार है इस वक्त। जबलपुर में सड़क पर इतना पानी कि ई रिक्शा ड्राइवर सवारी लेकर गड्ढे में गिर गया। ई रिक्शा पर 6 लोग सवार थे। राहत की बात यह है कि सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीर जबलपुर नगर निगम की पोल खोल रही। सड़क पर पानी है और पानी के नीचे जानलेवा गड्ढा। ये रिक्शा चालक को अंदाजा ही नहीं था कि आगे हादसा उसका इंतजार कर रहा है। 3 सेकंड में ये रिक्शा पलट गया और सुबह सुबह गाजीबाग इलाके में कोहराम मच गया। रिक्शा चालक ने सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला, फिर बाकी लोगों ने अपनी जान बचाई। ई रिक्शा पर 6 लोग सवार थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी आ गए और मदद में लग गए। ये तस्वीरें महज बारिश से बेहाल लोगों की दास्तान नहीं, बल्कि शहर की ड्रेनेज और सड़क व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करने वाली है। जबलपुर में भारी बारिश की वजह से नाले जाम हैं, जिनका पानी सड़कों पर है और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। ऐसे में जबलपुर के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है।
उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से लौटने वाले श्रद्धालुओं की चुनौती बढ़ती जा रही है। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड के बाद 40 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। बिल्कुल, और उसके बाद आखिर हुआ क्या इन श्रद्धालुओं को बचाया गया या नहीं? सभी सवालों के जवाब पूरी खबर में देखिए 60 सेकंड के भीतर। सोनप्रयाग में ये श्रद्धालु भारी भूस्खलन में फंस गए थे। सड़क खत्म हो गई थी, चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। 40 से ज्यादा जिंदगियां मुश्किल में थी। यहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी एसडीआरएफ के ये जवान फरिश्तों की तरह सामने आए। अपने हुनर और जोखिम से जूझने के जज्बे के साथ जान बचाने में जुट गए और सबको सुरक्षित निकाल लिया। केदारनाथ धाम के रास्ते पर जगह जगह जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के मामले बढ़ गए हैं। सोनप्रयाग के पास बीती रात अचानक भारी मलबा सड़क पर आ गया। मलबा गिरने से 40 से ज्यादा तीर्थयात्री रात 10 बजे फंसे हुए थे। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि केदारनाथ धाम के रास्ते पर खतरे किस तरह बढ़ रहे हैं। साथ ही ये भी बता रही हैं कि एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन और एजेंसियां किस तरह मुस्तैद हैं। ये काबिले तारीफ है। खासकर इन जवानों के लिए सैल्यूट बनता है। देखिए, चिलचिलाती भीषण गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान में भी कुदरत मेहरबान है इस वक्त, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश सिस्टम की पोल भी साथ साथ खोल रहा है। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक बाढ़ बारिश से तबाही मची हुई है। जहां तक नजर जाती है, पानी के साथ साथ नगर निगम की नाकामी भी तैरती नजर आती है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये जयपुर की गलियां, सड़कें, बस्ती और मोहल्ले हैं। पूरा शहर पानी पानी है। सड़कों पर सैलाब है, हर तरफ जल जमाव है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक दे रही है कि नगर निगम ने बरसात आने से पहले कितनी तैयारी की थी। जयपुर में पिछले 10 सालों में जून जुलाई के महीने में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से जयपुर के निचले इलाकों में जल भराव है, सड़कें जलमग्न है। जल महल और सीकर रोड पर तो बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर में बारिश की वजह से छोटी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में ग्रामीण क्षेत्र से सड़क संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजमेर और भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जयपुर, जैसलमेर और अलवर सहित 10 शहरों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। तो चलिए अब आपके सामने आसमानी आफत का कहर कहां कहां कैसे है ये रख देते हैं। मौसम के बदले मिजाज कई राज्यों में अफरा तफरी की वजह बन गए हैं। बिल्कुल, अब मौसम का कुछ किस राज्य में कैसा रहने वाला है हाल, वो भी आपको हम साथ साथ बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत राजस्थान से। विकास, देखिए, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 3, 4 और 5 जुलाई को ज्यादा बारिश होगी, ऐसी आशंका है। पूर्वी राजस्थान पर ज्यादा असर संभव है। मध्य महाराष्ट्र में अगर हम पहुंच जाए तो भारी बारिश का अलर्ट है। जगह जगह जल जमाव की आशंका है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। बारिश की संभावना है, यहां पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। वज्रपात से आपको बचना है। बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं खड़े हो। देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट वहां पर भी, और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट यहां भी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्या हालत? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात कर लें तो यहां आंधी बारिश की संभावना है। बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश संभव है। जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। जबकि नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर सिक्किम, इसके अलावा उड़ीसा में भी बारिश की और मूसलाधार बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश मूसलाधार बारिश होगी, रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो हमने आपको बारी बारी से एक एक राज्य की स्थिति साफ कर दी। घर पे निकलने से पहले आप अपने राज्य का हाल, अपने जिले का हाल जरूर जानिए और एनडीटीवी की इस तरह की रिपोर्ट्स को देखने के लिए एनडीटीवी ट्यून इन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं और बारिश की हम खबर दे रहे हैं। तो देखिए, बारिश के मौसम में मुसीबतें कई हैं। भारी बारिश के बाद मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में, खेतों में घुस रहे हैं। कई जगह से ऐसी खबर आ चुकी है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की शिवपुरी से भी सामने आया। यहाँ एक मगरमच्छ पास की नहर से भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। फिर क्या हुआ? इसके बाद खेतों में अफरा तफरी मच गई। मगरमच्छ के रेस्क्यू की कोशिशें शुरू हुई और कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। पूरी रिपोर्ट 60 सेकंड में। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैं, जहां भारी बारिश के बाद नहर से खेतों में घुसे इस मगरमच्छ ने किसानों में दहशत पैदा कर दी।
6 फुट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश हो रही है। वन विभाग का अमला मगरमच्छ को रेस्क्यू कर खतरे को दूर करने में जी जान से जुटा है। शिवपुरी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद ये मगरमच्छ न सिर्फ खेत में पहुंचा बल्कि एक सियार को भी इसने अपना शिकार बना लिया। खेत में मगरमच्छ को देख किसान इसकी सूचना वन विभाग को देने के लिए पहुंचे और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने में जुट गई। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी, इन्हें ये बात बखूबी पता है, इसलिए वन विभाग की टीम एक एक कदम संभाल कर रख रही थी। आखिरकार 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया गया और फिर उसे सिंध नदी में छोड़ दिया गया। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई और ट्रेन में कई डिब्बे हवा में उड़ गए। देखिए, हादसे में कई लोग जख्मी हैं। माना जा रहा है कि सिग्नल की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। पूरी खबर देखिए जल्दी से। साहिबगंज के एनटीपीसी फाटक पर 2 मालगाड़ियों में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि मालगाड़ी के कई डिब्बे हवा में उछल गए। हादसा बरहरवा स्टेशन के पास हुआ, जिसके बाद कई डिब्बे आपस में टकरा गए और मालगाड़ी में रखा पत्थर ट्रैक पर बिखर गया। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई, जिसे काबू पा लिया गया। हादसे में सीआईएसएफ के 4 जवान और एक रेल कर्मी घायल हुए, जिन्हें बरहेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि लोको पायलट के सामने खड़ी मालगाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माना जा रहा है कि सिग्नल में खराबी की वजह से टक्कर हुई है। एनटीपीसी और रेल प्रशासन ने अभी तक हादसे का ठोस कारण नहीं बताया है, जिसकी जांच चल रही है। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ट्रैक को दुरुस्त करने में लगी है। और खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ में 15 हिंदुओं के घर वापसी कराई गई है और इसके लिए एक मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे रीति रिवाज के साथ इनका शुद्धिकरण किया गया। संगठन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि पैसों का लालच देकर लोगों का धर्म बदला गया है। आखिर असली माजरा क्या है, रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के शनिदेव मंदिर में मंत्रोच्चार हो रहा है। उन लोगों की घर वापसी हो रही है जिनका धर्म लालच देकर बदल दिया गया था। मंदिर में मौजूद इन 15 हिंदुओं का शुद्धिकरण कराया गया, फिर हिंदू रीति रिवाज से उनकी घर वापसी कराई गई। इनके धर्म की रक्षा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने की है। इनको भगवा गमछा ओढ़ाया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। आरोप है कि इनमें से कई महिलाओं का निकाह भी करवाया गया था। संगठन ने दावा किया है कि पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम बलरामपुर के झांगुर बाबा करते थे। धर्मांतरण के शिकार हुए हिंदुओं की आज घर वापसी, जिसमें मांडवी शर्मा, जैनब, सोनू रानी जो कर्नाटक से हैं, सहारनपुर से मालती शर्मा, रीना मुरादाबाद, पल्लवी, हरजीत कश्यप, संजीत गौर, रामदेव मौर्य, ऐसे 15 लोगों की आज वापसी हुई है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग होती है। हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष का कोई बयान नहीं आया है। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो सावधानी बरतें, वरना आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। ऐसा एक मामला उत्तराखंड के रुड़की में सामने आया है। जहां 2 शातिर ठगों ने एटीएम में चिप लगाकर लोगों को लाखों का चूना लगा दिया, लेकिन सीसीटीवी और पुलिस की अलर्टनेस ने इन ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। चौंकाने वाली ये तस्वीरें रुड़की के मैंगलोर इलाके में लगी एक एटीएम मशीन की है। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शातिर ठग बड़े आराम से एक एटीएम मशीन में घुसता है और मशीन के डिस्पेंसर में चिप लगा रहा है। एक शातिर ठग ग्राहकों के पैसे ठगने के लिए मशीन में चिप लगा रहा है, तो दूसरा एटीएम के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा है। इन ठगों ने इस एटीएम को शायद अपनी तिजोरी समझ लिया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी और पुलिस ने इन्हें हवालात की हवा खिला दी। दरअसल एक महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं और मशीन पैसा विड्रॉल दिखा रही है। जिसके बाद पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी की जांच की तो मशीन के डिस्पेंसर में चिप लगाता एक संदिग्ध दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए संदिग्ध और उसके साथी की पहचान की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,000 रुपए और ठगी में इस्तेमाल होने वाली चिप बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये दोनों कई एटीएम में ऐसे ही ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। और अब
आपको गुजरात के सूरत से एक अच्छी खबर दिखाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान का पहला सोलर स्मार्ट बस स्टैंड लॉन्च हुआ है। यह खबर सूरत के स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको जानना चाहिए कि सूरत के सोलर स्मार्ट बस स्टैंड की खासियत क्या है और ये बाकी बस स्टैंडों से बिल्कुल अलग क्यों है, इसको विस्तार से हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, ये हाईटेक सुविधाओं से लैस है। जर्मनी के सहयोग से इसे डिजाइन किया गया है। इसके स्टेशन में 24/7 ग्रीन चार्जिंग सपोर्ट सिस्टम भी है, जो सोलर एनर्जी और रीयूज की गई बैटरियों के जरिए बनाया गया है। इस हाईटेक सुविधा में 100 किलोवाट की रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है, जो कि 224 किलोवाट की बैटरी से लैस है। और देखिए, स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई भी है। बसों के लिए लाइटिंग चार्जिंग पॉइंट भी यहां पर बनाए गए हैं। सोलर बस डिपो सालाना करीब 1 लाख यूनिट बिजली बनाएगा। ऊर्जा लागत में लगभग 6.65 लाख की इससे बचत होगी। इसे बनाने में 1.60 यानी कि करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आया है, लेकिन इसके जरिए स्मार्ट सिटी सूरत को बनाने में एक अहम योगदान दिया गया है। और उसकी शुरुआत वहां के सांसद, नवसारी के सांसद CR पाटिल ने की थी और करीब 2 साल का वक्त लगा जब ये पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार है। ये भारत में नेट जीरो ऊर्जा लक्ष्यों को टारगेट को हासिल करने और स्थायी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ दिल्ली से वाराणसी जा रही एक टूरिस्ट बस में भीषण आग लग गई। देखिए, और देखते ही देखते टूरिस्ट बस आग का गोला बन गई। हादसे की वजह बस के तेल टैंकर में रिसाव को बताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। और टूरिस्टों को लेकर जा रही इस वॉल्वो बस में लगी आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच हाईवे पर वॉल्वो बस धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण अग्निकांड जौनपुर जिले के सिकरारा थाना इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि दिल्ली से वाराणसी जा रही टूरिस्ट बस के तेल टैंकर में रिसाव होने लगा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वॉल्वो बस आग के गोले में तब्दील हो गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 14 लोग मौजूद थे, जिन्होंने आग लगने के बाद बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वॉल्वो बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। देखिए, कुछ लोग पवित्र स्थलों पर भी बदतमीजी से, जूतम पहचार से बाज नहीं आते। पुलिस और कानून को छोड़ दीजिए, उन्हें भगवान का भी खौफ नहीं होता। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम से कुछ ऐसा ही एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया, जब मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं के 2 पक्ष फोटो खींचने को लेकर आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते ये मारपीट में तब्दील हो गई। ये श्रद्धालु मन में श्रद्धा लिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आए थे, लेकिन भगवान के दर पर महापाप कर बैठे। इन्होंने पवित्र बद्रीनाथ धाम को ही जंग का मैदान बना डाला। तस्वीरें देखिए, कैसे बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और फिर लात घूंसे बरसाने लगे। भगवान के दर पर दोनों पक्षों में ये मारपीट क्यों हुई, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर दोनों पक्ष फोटोशूट कराना चाहते थे और पहले फोटो खिंचवाने को लेकर दोनों पक्षों में शुरू हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते मारपीट होने लगी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। मंदिर के गेट पर काफी देर तक हुई इस मारपीट का किसी श्रद्धालु ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। मुंबई में भाषा के नाम पर जिस दुकानदार को पीटा गया था, अब आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के बाद व्यापारियों का गुस्सा सड़क पर फूटने लगा है। होना भी चाहिए। मीरा भयंदर में आज कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और MNS कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने की मांग की गई है। जिस तरह से भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। ये गुस्सा उस भाषाई असहिष्णुता के खिलाफ है जिसकी एक बदसूरत तस्वीर मुंबई में देखने को मिली थी। मीरा रोड में एक दुकानदार को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। आरोप MNS के कार्यकर्ताओं पर है और अब इसके खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरे।
विरोध प्रदर्शन में आज मारवाड़ी समुदाय सहित कई व्यापारिक संगठनों ने हिस्सा लिया और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की। व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस बीच आज घटना के 7 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तुरंत एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली गई है। 7 लोग जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। अभी कानून में ये प्रावधान है कि 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं, उसमें 7 साल से अगर कम सज़ा रहे तो उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने नोटिस सबको सर्व किया गया है और सब पे प्रिवेंटिव एक्शन भी हम ले रहे हैं। जो भी कानून का उल्लंघन करे उस पर एक्शन होना चाहिए। इस पर बहस नहीं, राजनीति नहीं, एक्शन जरूरी है। इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के नेता सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। अरे सरकार, आपकी ये मांग क्यों कर रहे हो? जेल में डाल दो। हालांकि एमएनएस के नेता अभी भी आरोपियों का बचाव कर रहे हैं। सुनिए किसकी क्या डिमांड है। जरूर सरकार ऐसा रहा था और एफआईआर अगर लॉन्च रजिस्टर्ड हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सर, इस तरीके से जो जबरन किया जा रहा है एमएनएस द्वारा, ये गुंडागर्दी जो बढ़ती जा रही है, उसको कैसे देखती है सरकार? सरकार की कोई ऐसी भूमिका नहीं, किसी ने गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। सरकार सक्षम है। आप सरकार पुलिस के पास रिपोर्ट करो, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेगी। देखो, भाषा कौन सी इस्तेमाल करने की, इसका अगर कोई हिंदी भाषिक है या कोई अन्य भाषा बोलने वाला आदमी है और उसको मराठी भाषा नहीं आती, ये कम से कम अपेक्षित है कि मराठी, महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलना आवश्यक ठीक रहेगा। लेकिन इसके लिए किसी को मारना या उसको तकलीफ में लाना ये ठीक नहीं है। रीजनेबली, पोलाइटली उनको बोलना चाहिए कि आप मराठी भाषा का इस्तेमाल करो, लेकिन इससे ज़्यादा एग्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये परिपाटी ठीक नहीं है। इस पर कुछ हम लोग कह देते हैं, ये परिपाटी ठीक नहीं है, क्योंकि देश भर में इस तरह से तो फिर हिंसा, दंगा और राजनीति देखने को हमें मिलेगी। आपका टेक क्या है? बिल्कुल, और हमारा तो टेक सीधी सी बात है, सरकार आपकी ये 3 दिन की देरी क्यों? और कानून जब आपका ये कहता है कि जिसने अपराध किया उस पर तुरंत कार्रवाई हो, तो कार्रवाई करने में, सख्त कार्रवाई करने में 3 दिन का वक्त क्यों लग रहा है? बिल्कुल। अब अगली खबर F-35 फाइटर जेट से जुड़ी हुई है। ये आपको पता है कि केरल में इस फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और उसके बाद से वो उड़ान भरने में नाकामयाब है। खबर ये है कि अब इस जेट विमान की मरम्मत नहीं हो सकी है और अब इसको टुकड़ों में वापस ब्रिटेन ले जाने की तैयारी की जा रही है। विमान उड़कर नहीं जाएगा। अब सोचिए, विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार करने की सभी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। इस वजह से अब विमान को टुकड़ों में वापस ले जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अब जानिए जरा कि ब्रिटेन के रॉयल नेवी का यह फाइटर जेट आखिर खास क्यों है F-35। देखिए, दुनिया का सबसे महंगे फाइटर जेट्स में से एक है और एक छोटी सी खामी के बाद ये नाकाम हो गया है। इससे तो अच्छा हमारा तेजस है। अब देखिए, F-35 जेट ये काफ़ी एडवांस है। फाइटर जेट अपने हाईटेक स्टेल्थ डिजाइन के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी स्टेल्थ डिजाइन तब फेल हो गई जब भारतीय रडार ने इसको पकड़ लिया था। देखिए, रडार और डेटा फ्यूजन सिस्टम के लिए जाना जाता है। युद्ध में दुश्मन को पस्त करने की क्षमता है। एक विमान की कीमत कितनी हो सकती है? विमान की कीमत कितनी है विकास? देखिए, 950 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया है। तो ये इसकी खासियत है। अब जरा आपको बता दें, रूस यूक्रेन के जंगी मुहाने पर दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ये आपको हमने इससे डिटेल्स दी है F-35 के बारे में। हम खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जो जंग चल रही है रूस यूक्रेन के बीच, उसकी बात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के जंगी मुहाने पर दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा ड्रोन्स बरसा दिए हैं। और पश्चिमी यूक्रेन के जाइटोमिर में रूस ने बड़ा हमला किया है, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह हमला एक गैस स्टेशन पर किया गया है। रिपोर्ट देखिए। 2 दिन पहले डोनेट्स्क पर यूक्रेन के हाहाकारी हमले के बाद अब रूस ने पलटवार किया है। जाइटोमिर में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर जब निशाना बनाया तो पूरा आसमान धुआं हो गया। हमले के बाद धुएं का एक गोला आसमान में बिखरता दिखा, जिसका धुआं करीब 10 किलोमीटर तक दिखाई दिया। हमले की वजह से करीब 700 घरों की बिजली गुल हो गई और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह भी दावा किया गया है कि विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा, सुमी, खार्किव और डोनेट्स्क में 52 ड्रोन बरसाए हैं। रूस ने दावा किया है कि जाइटोमिर के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था।
2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद दोनों के बीच जंग शुरू हुई, जो आज भी जारी है। हेडलाइंस के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे और खबर भीषण आग से जोड़कर। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि आप देखेंगे तो आपको भी काफी परेशानी होगी। कैलिफोर्निया के जंगलों में इतनी भीषण आग लगी है कि उसने आसमान से निकलने वाले सूरज को भी ढक दिया है और आसपास के रिहायशी इलाकों में खौफ का मंजर है। रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ अंधेरा और आसमान में काले धुएं का गुबार, जमीन पर आग का गोला और आसमान में धुआं ही धुआं। वीडियो इतना भयावह है कि देखकर कोई भी खौफ खा जाए। भीषण आग का ये वीडियो कैटोनिया के जंगलों का है, जहां लगातार आग धधक रही है और जंगल के भीतर तक फैल रही है। देखते ही देखते जंगल का एक बड़ा हिस्सा भयानक आग की चपेट में आ गया है। भीषण आग की वजह से चारों तरफ का मंजर कितना भयावह है, वीडियो में आप देख सकते हैं। कैटलोनिया में करीब 6,500 हेक्टेयर का इलाका भीषण आग में बुरी तरह से खाक हो चुका है। इस आग की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह भीषण आग 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रही है। आग पर काबू पाने के लिए काफी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश कर रही है। आखिर इस जंगल में आग कैसे लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पर बर्फीले तूफान का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों से जारी इस तूफान में सैकड़ों ट्रक फंस चुके हैं। इस बर्फीले तूफान का वीडियो देखकर आप भी हिल जाएंगे, लेकिन आपदा प्रबंधन की टीम लोगों को निकालने में लगी हुई है। 1-2 नहीं, बर्फीले तूफान की जद में हैं 180 ट्रक और साथ में कई कारें भी हैं। कुछ गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, बाकी बर्फ के अंदर समा चुकी हैं। वीडियो चिली और अर्जेंटीना की सीमा के जामा पास की है, जहां 4000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीला तूफान आया और सभी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। चिली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फ में फंसने वाले ज्यादातर ट्रक ड्राइवर पराग्वे के रहने वाले हैं, जो राहत और बचाव का इंतजार कर रहे हैं। आसमान से हो रही बर्फीली बारिश के बाद जामा पास बंद कर दिया गया है। चिली सरकार लोगों को बर्फ से निकालने की कोशिश कर रही है। अब तक 40 किलोमीटर का रास्ता साफ किया जा चुका है ताकि ट्रकों को निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी डबल मर्डर केस से दहल गई है। ये वारदात शहर के आलमबाग इलाके में हुई है। एक शख्स ने अपने सास और ससुर का कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे का राज आखिर क्या है, चले जानते हैं, देखते रिपोर्ट। बैग लेके आए थे अपने साथ में, मुझे नहीं पता था उसने किया, चाकू निकाला, फिर पापा का मुंह ऐसे पकड़ा, यहाँ पे रखा, मैं हाथ पकड़ रही हूँ पापा की, तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी। यहाँ पे वो किया, उसके बाद यहाँ पे लगा था, बाहर गए थे, तब तक मम्मी आ गई, मम्मी के ऊपर शुरू हो गए, मैंने मम्मी पापा की आवाज तक नहीं सुनी। ये मौत का अफसोस है। जिंदगी ने एक बेटी को ऐसे मंजर दिखाए कि वो तड़प गई, और सबसे बड़ा दर्द ये कि जख्म देने वाला अपना ही था। पति पत्नी में झगड़ा था, वो मायके में थी, दामाद घर आया, पुरानी बातों पर बहस हुई और फिर वो शख्स हैवान बन गया। राजधानी में डबल मर्डर से खाकी अमले में भी हड़कंप मच गया। आरोपी को आसपास के लोगों ने पकड़ा तो वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये कत्ल सोची समझी साजिश का नतीजा है। सवाल है कि ऐसे गुस्से से क्या मिला जो शायद सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर करे। और वही देखिए, खबर वाराणसी से है, जहां के मिर्जा मुराद थाना इलाके में एक छात्रा का कत्ल कर दिया गया। छात्रा की हत्या की खबर सुनने के बाद परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। पुलिस और प्रशासन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ये अफसोस और आक्रोश के मिले जुले एहसास है। वाराणसी में बड़ी वारदात हुई है। एमएससी की वो छात्रा कॉलेज के लिए निकली थी, शाम तक घर नहीं पहुंची। उसके बाद तलाशी शुरू हुई और फिर इस ढाबे से एक कमरे से उसकी लाश बरामद हुई। इंसाफ की मांग कर रहा परिवार पुलिस पर उंगली भी उठा रहा है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मसला उठाया। उन्होंने लिखा, दुखद घटना, जांच हो और न्याय भी। पुलिस की जांच शुरुआती दौर में है। खाकी इसे प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला मान रही है। फॉरेंसिक टीम ने लाश को गहनता से विश्लेषण किया, जो भी साक्ष्यों को संकलित करने से साक्ष्य भी संकलित किए। अभी लाश को हमने मॉर्चरी भेजा गया है टीम के। एक जिंदगी खत्म हुई, कुछ सपने टूटे हैं। वारदात का पूरा सच क्या है, इसे पता लगाने में खाकी अमला जुटा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आज भीषण आग हादसा हुआ। यहां कई दुकानों में अचानक भयंकर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस घटना में लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। देखिए पूरी खबर। दुकानों में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद दुकानें धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। हादसा तिरुपति गोविंद राज स्वामी मंदिर के पास एक दुकान में हुआ, जहां पहले अचानक एक दुकान में आग लगी और देखते देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं, जिसके बाद मंदिर के आसपास मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया। दुकानों में लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही पलों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं। खबर तेलंगाना से, जहां तेलंगाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं की कमर तोड़ दी है। पुलिस ने अपने तरीके से हजारों शराब की बोतल्स को जमींदोज किया है। आदिलाबाद में पुलिस ने अवैध शराब की हजारों बोतलें पहले सड़क पर बिछाई, फिर रोड रोलर से कुचलकर उन्हें नष्ट कर दिया। रिपोर्ट देखिए। जमीन पर सैकड़ों शराब की बोतलें और शराब की इन बोतलों पर चलती पुलिस की ये रोड रोलर मशीन। रोड रोलर की ताकत के सामने शराब की बोतलें चकनाचूर हो गईं। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की ये तस्वीरें आदिलाबाद के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले की हैं, जहां पुलिस ने अवैध शराब की सैकड़ों बोतलों को रोड रोलर से कुचलकर नष्ट कर दिया। नष्ट की गई इस अवैध शराब की कीमत करीब 21.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर चलाया और रोड रोलर की मदद से हजारों लीटर अवैध शराब को सड़कों पर बहा दिया। बताया जा रहा है कि शराब की ये सैकड़ों बोतलें हाल ही में तेलंगाना एमएलसी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में गलत इस्तेमाल के लिए लाई गई थी, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर नष्ट कर दिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के गुना से, जहां वकील और वहां के कलेक्टर आमने सामने हैं। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया है कि वकीलों का हुजूम भारी विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो गया है। वकीलों के विरोध का वीडियो देखेंगे तो आप भी चक्कर में आ ही जाएंगे कि आखिर ये इतना भयावह क्यों है। देखिए जरा। काली पैंट और सफेद शर्ट, एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या। जी हां, ये वीडियो गुना का है, जहां वकीलों का हुजूम जिला कलेक्टर का भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कोर्ट परिसर का हनुमान चौराहे से जगनपुर इलाके में शिफ्ट करने के प्रशासनिक फैसले के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों वकीलों ने कोर्ट परिसर से रैली निकालकर कलेक्टर के दफ्तर तक मार्च किया और कलेक्टर से खुद ही ज्ञापन लेने की मांग की, लेकिन कलेक्टर सामने नहीं आए तो क्या हुआ वो देखिए। सड़कों पर डॉगी और गले में कलेक्टर गुना की तख्ती, ऐसी तस्वीर सामने आई। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने ये विवादास्पद कदम उठा लिया और पालतू डॉगी के गले में कलेक्टर गुना लिखी तख्ती लटकाकर प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन सौंप दिया। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर हलचल मचाई, बल्कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब साल 2025 की पहली छमाही में सेंसेक्स ने क्या कमाल दिखाया, उसकी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स ने इस साल अभी तक पहली छमाही में 7.11% का रिटर्न दिया है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये जानकारी होगी और आपका भी इन्वेस्टमेंट कुछ इसी दर से बढ़ा होगा। जी हाँ, भारत के टॉप 20
उद्योगपतियों के लिए पहली छमाई बेहद शानदार रही है। कुछ आपको डिटेल्स देते हैं। साल की पहली छमाई में शेयर बाजार में उथल पुथल के बावजूद भारतीय उद्योगपतियों का औसत रिटर्न 15.6% रहा है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है? उनके मुताबिक देश के टॉप 20 उद्योगपतियों में से 14 की संपत्ति में सेंसेक्स से ज्यादा इजाफा हुआ। विकास, अब देखिए एक एक करके हम आपके सामने पूरा डिटेल रख देते हैं। देखिए साल की पहली छमाई में सोलार इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सत्यनारायण नोवाल की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है। 78% संपत्ति में उनका इजाफा हुआ है। जी, दूसरे नंबर पर सुनील मित्तल का नाम है, जिनकी संपत्ति में 27% का भारी भरकम इजाफा हुआ है। देखिए उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति में भी पहली छमाई में 26% का इजाफा हुआ है। वहीं एयरलाइंस इंडिगो के को फाउंडर राहुल भाटिया, जहां राहुल भाटिया की संपत्ति 25% बढ़ी है इस दरमियान। जबकि उद्योगपति मुकेश अंबानी की संपत्ति में 22% का इजाफा हुआ है। और पहली छमाही के दौरान राधाकिशन दमानी की संपत्ति में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो वहीं उद्योगपति बेनू बागड़ और उदय कोटक दोनों की संपत्ति में 20% का इजाफा हुआ है। जबकि उद्योगपति विक्रमलाल और नुस्ली वाडिया की संपत्ति में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और पहली छमाही में अगर बात कर लें तो उद्योगपति राकेश गंगवाल की संपत्ति 14% बढ़ी है। और जबकि कुमार मंगलम बिरला की बात कर लें तो इनकी संपत्ति में भी पहली छमाही में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उद्योगपति मुरली देवी की बात करें तो उनकी संपत्ति में भी 9% का इजाफा हुआ है। वहीं अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में भी जनवरी 2025 से जून 2025 तक 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखा हमने आपके सामने बारी बारी से सेंसेक्स की वजह से जो उछाल आया 7.11% का पहली छमाही में, उसमें किस उद्योगपति ने कितना अपनी संपत्ति में इजाफा किया वो हमने बारी बारी से आपके सामने रखा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा से जुड़ी हुई है। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी ने के न्योते पर 2 दिन के घाना दौरे पर प्रधानमंत्री गए हुए थे। 3 दशक में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अफ्रीकी देश घाना पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना दौरा ऐतिहासिक है तो उनका स्वागत भी शानदार तरीके से ही हुआ। देखिए रिपोर्ट। अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा पर घाना की राजधानी अकारा पहुंचने के बाद उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने दिलचस्प अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया। छोटे छोटे बच्चों ने उनके सम्मान में हरे रामा हरे कृष्णा गाकर उनका स्वागत किया। बच्चों के शानदार स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री मोदी भी बच्चों से हरे रामा सुनकर ताली बजाकर उनकी तारीफ करते दिखाई दिए। वहीं घाना दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। तो पीएम मोदी ने भी घाना के राष्ट्रपति को चांदी की नक्काशी वाला पर्स, कश्मीरी पश्मीना शॉल, हाथी दांत से बनी हाथी की मूर्ति और महाराष्ट्र की बिदरी आर्ट से बने गुलदस्ते तोहफे में दिए। देखिए फ्रांस के लर्जक में भारत और फ्रांस के सैनिक साझा अभ्यास कर रहे हैं। इस साझा अभ्यास को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में मील का पत्थर माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दो देशों के सैनिकों के बीच रस्साकशी ये साझा सैन्य अभ्यास का हिस्सा है, लेकिन इस दंगल में दोस्ती का भी एंगल है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ भारत के सैनिक हैं। दोनों टीमों में दोनों देशों के सैनिक शामिल थे और क्या खूब जोर आजमाइश हुई। मुकाबला शानदार था। दोनों टीमें पूरा जोर लगा रही थीं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक टीम के लोग एक बारगी जोश में आए, दूसरी टीम घिसटती नजर आई। लेकिन ये खेल का हिस्सा है। हर सैनिक मजबूत है। यहाँ हार जीत के कोई मायने नहीं है। जूझने वालों के चेहरे भी यही बयां कर रहे थे। इस एक्सरसाइज का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय को बढ़ाना है। भारत और फ्रांस लगातार सालों से ऐसे सैन्य अभ्यास करते रहे हैं। तो देखिए दिलजीत दोसांझ की फिल्म को बैन लगाने की मांग लगातार हो रही है। उनकी फिल्म सरदार G3 भारत को छोड़ दूसरे देशों में रिलीज भी हुई है। देखिए अब दिलजीत आने वाली फिल्म के वीडियो भी जारी कर रहे हैं। देखिए जरा पूरी खबर क्या है।
दिलजीत पर बैन लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सरदारजी 3 कामयाब हो चुकी है और अब बॉर्डर 2 के सेट से दिलजीत अपनी तस्वीरें जारी कर रहे हैं। दरअसल सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी से भारत में #बॉयकॉट दिलजीत ट्रेंड करने लगा। FWICE और AICWA ने बॉर्डर 2 के मेकर्स और इम्तियाज अली को खत लिखकर दिलजीत को फिल्म से हटाने की मांग की, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। दिलजीत की जगह फिल्म में पंजाबी कलाकार एमी वर्क को रखने की खबर आई, लेकिन अब इन अफवाहों का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना की वर्दी में दिलजीत ने बॉर्डर 2 के सेट से अपना ये वीडियो साझा किया है। बता दें, बॉर्डर 2 में दिलजीत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता हैं। अब बात उनकी दूसरी फिल्म की। इम्तियाज अली पहले ही NDTV के क्रिएटर्स मंच से दिलजीत को सच्चा देशभक्त बता चुके हैं, जिससे ये साफ है कि दिलजीत इम्तियाज की फिल्म का भी हिस्सा बने रहेंगे। वो